चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक तरह से अगर देखें तो हमारे थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिक्स में जो मेन प्राइम लॉ है वो फर्स्ट लॉ ही है। जो जीरोथ लॉ था वो तो आपने देख लिया, फर्जी सा था। सेकंड लॉ, थर्ड लॉ बड़ा केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होते हैं, फिजिक्स में तो इक्का दुक्का उनका हल्का का यूज हो सकता है। फर्स्ट लॉ जो है वो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन का ही, जो हमने मैकेनिक्स में एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ी थी, एक तरह से एनर्जी कंजर्वेशन का ही थर्मोडायनेमिक्स का वर्जन है। थर्मोडायनेमिक्स में ही हम एनर्जी कंजर्वेशन को एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये कहता क्या है बड़ा, ये कहता है कि अगर आपके पास कोई गैस का सिस्टम है, अगर आपके पास कोई गैसियस सिस्टम है, तो अगर आप इसको हीट दोगे तो जो भी हीट दोगे वो दो काम आ सकती है। एक, उस गैस का टेम्परेचर बढ़ा सकती है। व्हेन आई से टेम्परेचर बढ़ा सकती है, इट ऑब्वियसली मींस कि उस गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकती है। और साथ ही साथ अगर आप उसको हीट दोगे तो हो सकता है गैस एक्सपेंड भी करे। तो हम जो हीट दे रहे हैं वो दो जगह काम आ सकती है। उस गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, मतलब उस गैस की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, या फिर उस गैस को एक्सपेंड करने में, मतलब गैस द्वारा वर्क डन में। सो यहां पर आप जो एनर्जी दे रहे हो उसके बेसिकली दो यूज हो गए। Any heat given to gas can be used in two ways. One is of course to change the internal energy of the gas and plus work done by the gas. इसी तरह से अगर आप हीट निकालते हो तो उस गैस की इंटरनल एनर्जी भी घट सकती है और ऑफ कोर्स गैस आपकी कंप्रेस भी हो सकती है। तो यहां पर कहने का सिर्फ और सिर्फ अर्थ ही होगा कि जो भी आप हीट दे रहे हो, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाएगी, वो उसके साथ साथ बड़ा उसको एक्सपेंड भी कर सकती है। सॉलिड्स में ऐसा नहीं था। सॉलिड्स में हम जब भी हीट दिया करते थे तो सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ जाया करता था, लेकिन सॉलिड का वॉल्यूम में तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता था। वॉल्यूम हल्का फुल्का चेंज हो गया वो अलग बात है, लेकिन ऐसे कोई बहुत बड़ा चेंज तो नहीं आता था। इसी तरह से लिक्विड्स में देख लो, लिक्विड्स को आप जब भी हीट दिया करते तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ही बढ़ा करता था। ऐसा तो नहीं कि वॉल्यूम लिक्विड का डबल हो गया, इतना गर्म किया कि लिक्विड का वॉल्यूम डबल हो गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन गैसेस के अंदर अगर आप उसको हीट दोगे तो वॉल्यूम दुगना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है। सो इसका मतलब जो भी गैसेस हैं उनको अगर आप हीट देते हो तो ये हीट एक्चुअली दो जगह काम आ सकती है। कहां कहां काम आ सकती है? उस गैस की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, प्लस उस गैस को ऑफ कोर्स एक्सपेंड करने में। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इट सेज दैट कि एनी हीट गिवन इज ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द गैस। छोटी सी हीट दी है तो छोटा सा चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस छोटा सा वर्क डन। फेयर इनफ। ये dq ऑफ कोर्स जो आपने हीट दी है वो है, ये du आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और जो dw है बड़ा ऑफ कोर्स वर्क डन बाय द गैस है। अगर आपने हीट दी है, गिव की है, तो बड़ा आपकी जो dq है बड़ा वो पॉजिटिव आएगी। अगर आपने सिस्टम में से हीट निकाल ली है तो ऑफ कोर्स बड़ा इस हीट की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर हीट देने पर आपके इस गैस का टेम्परेचर बढ़ा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। इंटरनल एनर्जी बढ़ी है तो ऑब्वियस बात है कि du या चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर आपके उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर घटा है तो ऑफ कोर्स इंटरनल एनर्जी घटी है। इंटरनल एनर्जी घटी है, इस बात का सीधा सीधा मतलब है कि du की वैल्यू नेगेटिव है। फेयर इनफ। वर्क डन तो तुमने याद ही कर रखा है कि सर एक्सपेंड हो रही होगी तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। कंप्रेस हो रही तो वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव। ये तो बात हुई कि अगर छोटे मोटे चेंज हुए तो क्या होगा। अगर मान लो आपने ज्यादा हीट दी तो आप कहोगे सर डेल्टा क्यू। दिस हीट कैन बी यूज्ड इन 2 ways to change the internal energy of the gas, to change the temperature of the gas, to change the kinetic energy of the gases molecules. जितनी हीट दोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, गैसेस मॉलिक्यूल्स आपस स्पीड से दौड़ेंगे और गैसेस मॉलिक्यूल्स के पास इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। और साथ ही साथ जो हीट दोगे बेटा वो ऑफ कोर्स गैस को एक्सपेंड भी कर सकती है। बेटा वर्क डन से पहले डेल्टा नहीं लगाते, ठीक है? ऐसे कोई चेंज इन वर्क डन टाइप नहीं है, वर्क डन पूरा ही होता है, ठीक। दिस डेल्टा क्यू इज ऑफ कोर्स आपने कितनी हीट दी या ली, दोगे तो पॉजिटिव, निकाल लोगे तो माइनस। डेल्टा यू इज ऑफ कोर्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो बेटा पॉजिटिव लिख देना, इंटरनल एनर्जी घटेगी तो नेगेटिव लिख देना। डब्ल्यू इज ऑफ कोर्स वर्क डन बाय गैस। एक्सपेंड हो रहा हो तो प्लस लिख देना, कंप्रेस हो रहा हो तो माइनस लिख देना। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमारे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ बेटा यही है। आई होप इट्स ओके। इससे हमारा काफी हद तक काम बन जाएगा। हमें हीट के लिए बहुत ज्यादा बातें नहीं सोचनी, क्योंकि हम ये सीख चुके हैं, तो इसे सोचना कोई बहुत टफ टास्क नहीं है। इन दोनों का जो सम है बेटा वही आपका हीट गिवन या हीट टेकन आउट है।
चलिए एक एक बेटा हम पूरी थ्योरी को अपनी निपटाते हैं और हमने जो प्रोसेस सीखे थे उन अलग अलग प्रोसेस के अंदर हीट वगैरह कितनी होगी इस बात को डिस्कस करते हैं। नॉट दैट टफ, इट्स वेरी इजी। चलिए हम साथ ही साथ बेटा सवाल भी करेंगे यार, ठीक। सबसे पहले बेटा अपना वापस से वही आइसोकोरिक प्रोसेस। हम जानते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं है बेटा, वर्क डन आपका जीरो होगा, वर्क डन जीरो होगा, लेकिन ऑफ कोर्स उस ऑब्जेक्ट का चेंज इन इंटरनल एनर्जी जरूर होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जरूर होगी बेटा। ये कोई गैस है, इसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T1 और बाद में प्रेशर P2, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T2। इंटरनल एनर्जी का चेंज मेरे बच्चे फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज F/2 NR डेल्टा T, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो दैट इज F/2 NR T फाइनल माइनस T इनिशियल। इस NR T फाइनल को बेटा हम P फाइनल V फाइनल भी लिख सकते हैं, NR T इनिशियल को हम P इनिशियल V इनिशियल भी लिख सकते हैं बेटा। V दोनों टाइम सेम है तो मैंने V सेम लिख दिया, एंड इट कैन बी रिटन एज F/2 बेटा, V तो बाहर निकाल लो, P फाइनल माइनस P इनिशियल। ये लीजिए बेटा, ये आपकी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिकली F/2 NRT को लिखने का एक अलग तरीका है, कोई नई चीज नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि कितनी हीट देनी पड़ेगी तो आप बोलोगे सर बाय थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ वी कैन से दैट कि हीट गिवन विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। Change in internal energy is of course F/2 NR delta T. Work done is obviously 0, so heat given will be always F/2 NR delta T. Fair enough, so easy. दूसरा फॉर्मूला एक और निकाल सकता हूं, that is F/2 V बड़ा P2 minus P1 is of course change in pressure plus बड़ा work done is 0. These are the formulas of heat for isochoric process. समझदार बच्चे को पता है कोई नया फॉर्मूला नहीं है। सर ने तो क्या किया कि जो इंटरनल एनर्जी है वही हीट लिख दी सर ने, क्योंकि वर्क डन तो जीरो आया है, और इंटरनल एनर्जी का F/2 NR डेल्टा T प्रॉपर फॉर्मूला है। हम इसको कन्वर्जन तो इसमें बड़े आराम से कर ही सकते हैं, कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं है। फेयर इनफ। तो ये हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस की हीट है। चलिए बेटा एक सवाल करते हैं आराम से, इत्मीनान से, चिल टाइप्स बेटा सवाल करते हैं। सवाल बेटा ऐसा है, ये आपके पास एक रिजिड कंटेनर है। क्या है बेटा? रिजिड कंटेनर। इसके अंदर बेटा, इसके अंदर 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, 48 ग्राम बेटा ऑक्सीजन गैस है, और मैंने इसको इस तरह से बेटा गर्म करना स्टार्ट किया। बेटा ये हीटर लगा रखा है, ये लगातार बेटा इसको गर्म कर रहा है, ठीक है। और गर्म करने से इसका जो टेम्परेचर था वो 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़ते बढ़ते 37 डिग्री सेल्सियस हो गया। मुझे सारी बातें लिखाने की जरूरत तो नहीं है, 40 लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा। 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इन ए रिजिड कंटेनर इज हीटेड सच दैट टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक। फाइंड पहला बेटा वर्क डन बाय गैस, सेकंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, थर्ड हीट गिवन टू गैस। बेटा 27 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में आखिर आपको कितनी हीट देनी पड़ी, ये पूछा है। सिंपल सिंपल सवाल है। सबसे पहले बेटा वर्क डन बाय गैस। मेरे बच्चे बोलेंगे सर रिजिड कंटेनर है, साफ साफ इशारा है कि आइसोकोरिक प्रोसेस है, हेडिंग भी आइसोकोरिक प्रोसेस किया तो ऑफकोर्स आइसोकोरिक प्रोसेस तो है ही, तो ऑब्वियस बात है कि वर्क डन तो हमारा 0 है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हम जानते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला अभी तक हम F/2 NR डेल्टा T लिखते हैं।
बेटा ऑक्सीजन है, आई रियली होप आपको याद होगा कि ऑक्सीजन की डिग्री फ्रीडम 5 होती है, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, और आपके पास दैट इज 5/2। नंबर ऑफ मोल्स इज मास 48 ग्राम अपॉन मोलर मास। बेटा ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32 ग्राम, भाई एक ऑक्सीजन का 16 तो O2 का 32। सर यहां पर आपने दोनों ग्राम में क्यों लिख दिए? बेटा ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये सीधा मोल आ जाएगा आपके पास, डेड मोल आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा into R is of course 25/3 multiplied by change in temperature. Change in temperature is 10 Kelvin. सर 10 केल्विन नहीं 10 डिग्री सेल्सियस। अरे बेटा चेंज इन टेम्परेचर चाहे डिग्री सेल्सियस में निकालो चाहे चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में निकालो, एक ही बात है। सारी चीजें SI यूनिट में है, सो ऑफ कोर्स आंसर विल बी इन जूल। हाँ बेटा बताना कुछ हो सकता है क्या सॉल्वर? ये बेटा 16, ये बेटा 8, ये बेटा 4, ये बेटा 5। 5 into 5 25, 25 into 25 625, 625 upon 2 joules। बेटा एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर देना, दैट कम्स आउट टू बी 312.5 joules। ये ले बेटा ये इंटरनल एनर्जी का चेंज। आखिर ये टेम्परेचर चेंज करने मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी? तो आप बोलोगे सर हीट कितनी देनी पड़ेगी? उसके लिए हम जानते हैं कि जो भी हीट देनी पड़ती है वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है प्लस वर्डन बाय गैस। अब अलग अलग प्रोसेस के लिए बेटा गैस का वर्डन अलग अलग होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस था हमारे इस केस में, तो ये बेटा वर्डन 0, तो जो भी हीट दिया उसने सिर्फ और सिर्फ इस केस में इंटरनल एनर्जी ही चेंज की है, और इंटरनल एनर्जी चेंज है 312.5 जूल। So the change in internal energy as well as the heat provided, both of them are same. So answer is बेटा 312.5 joules। ये आपका आंसर है बेटा। चलिए बेटा एक और सवाल, आराम से इत्मीनान से सोचें समझें करें, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा। अगेन सिचुएशन इज लाइक दिस, बट आपके पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में ये पिस्टन है, और ये जो पिस्टन है ये बेटा फिक्स है, हिल नहीं रहा। इसके अंदर गैस है, जो गैस है वो हीलियम है, और ये जो वॉल्यूम है बेटा ये आपका 5 लीटर है। बेटा लीटर को मैंने तुम्हें कन्वर्ट करना सिखा रखा है यार ना, किसमें सब में करना, वो मीटर क्यूब वगैरह में सिखा रखा है। मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया, ये हीटर लगा रखा है बेटा, मैंने हीट करना स्टार्ट किया, लगातार हीट आए जा रही है, हीट आती जाएगी, और हीट आते आते जो इनिशियल प्रेशर था गैस का वो बेटा 2 atm था, और इनिशियल प्रेशर 2 atm था, और वो प्रेशर बढ़ते बढ़ते 5 atm हो गया। ठीक है बच्चों, फाइंड वर्क डन बाय द गैस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, एंड ऑफ कोर्स हीट प्रोवाइडेड टू द गैस। आखिर मैंने कितनी हीट प्रोवाइड की है बेटा वो भी निकालो। तो आई एम अगेन अज्यूमिंग दैट कि बहुत ही आसान से सिचुएशन है, कोई इतना बहुत टफ टास्क बेटा ये है नहीं, कर लीजिए बेटा। कर लीजिए बेटा। सबसे पहले ये पता करो कि बेटा प्रोसेस कौन सा है। प्रोसेस बेटा ऑब्वियस बात है कि ना आइसोकोरिक ही है, इस बात का आपने आइडिया लगा लिया होगा। जो आपका पिस्टन है वो फिक्स है, तो बेटा ना तो पिस्टन ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, और पिस्टन अगर ना ऊपर जाए ना नीचे जाए तो इस बात का तो सीधा सीधा यही अर्थ निकला कि आपका वॉल्यूम तो फिक्स ही है, तो प्रोसेस आइसोकोरिक है। और अगर प्रोसेस आइसोकोरिक तो बेटा वर्क डन तो आपका 0। आपको सर इंपॉर्टेंट चीज़ तो मेरे लिए अब डेल्टा यू है कि किसी तरह से मैं इंटरनल एनर्जी का चेंज निकाल लूँ। बेटा इंटरनल एनर्जी का अगर चेंज निकालना तो वैसे तो फॉर्मूला जानता है कि F/2 NR डेल्टा T है, लेकिन बेटा नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर वगैरह नहीं दे रखे, कोई बात नहीं, ऐसी जरूरत भी नहीं है। इस F/2 NR डेल्टा T को तुम F/2 P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल भी लिख सकते हो।
वॉल्यूम सेम है तो बाहर आ जाएगा और सिर्फ डेल्टा पी बच जाएगा, F/2 इंटू वी डेल्टा पी। F कितना बेटा, हीलियम गैस थी ना बेटा, हीलियम तो मोनोएटॉमिक होती है, मोनोएटॉमिक का F होता है 3, तो 3/2। वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम बेटा वॉल्यूम है 5 लीटर, बेटा 5 लीटर से बात नहीं बनेगी, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना तो 5 इंटू 10⁻³ डेल्टा पी ऑब्वियसली मीन्स चेंज इन प्रेशर, P फाइनल माइनस P इनिशियल दैट इज 3 ATM। अबे ATM थोड़ी लिख देंगे बड़ा, हमें क्या लिखना है SI यूनिट में, 1 ATM इज 1.01 इंटू 10⁵। कैलकुलेशन आसान करने के लिए बेटा इसे 1 भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है, कोई इतना बड़ा। ऑफ कोर्स नाउ द आंसर विल बी इन जूल्स, बेटा ये आपका आंसर है एंड ऑफ कोर्स दिस आंसर इज इन जूल्स। सर हीट कितनी देनी पड़ेगी, बेटा इतनी देनी पड़ेगी हीट तो, क्योंकि जो आप हीट दे रहे हो वो दो जगह जा सकती थी, कहां कहां, वर्क डन में और डेल्टा यू में। वर्क डन में तो गई नहीं बेटा, वर्क डन में तो गई नहीं, और अगर वर्क डन में नहीं गई तो ऑब्वियस बात है बेटा ऑब्वियस बात है कि सारा डेल्टा यू में गया, तो आपके डेल्टा क्यू और डेल्टा यू दोनों का आंसर सेम ही आएगा बेटा, यही आपका आंसर। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट इज बेटा अगला प्रोसेस आइसोबैरिक निकालते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आइसोबैरिक में आइसोकोरिक के मुकाबले बराबर टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, मतलब मैं फॉर्मूला निकाल लूंगा, बातें कर रहा हूं, क्योंकि आइसोकोरिक में तो आपने सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज की, आइसोबैरिक में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो इस बार आपको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो हीट दोगे दो जगह जाएगी, वो टेम्परेचर भी चेंज करेगी और गैस को एक्सपेंड भी करेगी, तो इस बार आपको हीट थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ेगी आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर। सो बेटा नेक्स्ट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। बेटा फिर से वही कहानी, आपके पास बेटा कोई गैस, उसका इनिशियल प्रेशर P, इनिशियल वॉल्यूम VI, टेम्परेचर TI, बाद में फाइनल प्रेशर P, वॉल्यूम VF, टेम्परेचर TF। बेटा प्रेशर में दोनों टाइम सेम क्यों रखें, क्योंकि कह देना बेटा प्रोसेस से कौन सा है, आइसोबैरिक। ठीक है, अब ऐसे में मैं आपसे पूछूं वर्क डन क्या होगा, आप बोलोगे सर याद है, वर्क डन का फॉर्मूला एक तो NR डेल्टा T था और दूसरा आपका P डेल्टा V था। आई एम रियली होपिंग कि बेटा आपको फॉर्मूला याद है, आइसोबैरिक प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला P डेल्टा V एंड NR डेल्टा T, ये बेटा हमारे फॉर्मूले थे। आगे चले, नेक्स्ट रही बात डेल्टा यू की, डेल्टा यू इज ऑफ कोर्स जो भी गैस है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 इंटू NR डेल्टा T। अगेन वी नो द मीनिंग ऑफ NR डेल्टा T। NR डेल्टा T ऑब्वियसली मीन्स P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, तो P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। सर दोनों टाइम आपने P सेम क्यों रखा, बेटा P सेम है इसलिए P सेम रखूंगा, और क्या रखूंगा, मेरे पास आ गया F/2 तो ठीक है, P को बेटा बाहर निकाल लो, दैट कम्स आउट बी V फाइनल माइनस V इनिशियल, F/2 बेटा बाहर आ गया एंड दैट कम्स आउट टू बी P डेल्टा V। This is your change in internal energy into different terms. So one is of course in the terms of number of moles and temperature, and another one is of course pressure and volume. Now तुम कहोगे सर ये तो पहले सीख चुके हैं, बड़ा ये तो सीख चुके हैं, लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आइसोबैरिकली यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी। आप बोलोगे सर सॉलिड्स में तो ऐसा नहीं होता, सॉलिड्स में तो इतना टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो हीट का कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है, सीधा हम निकाल लेते हैं, कोई प्रोसेस और उसका चक्कर ही नहीं होता। यहां पर चक्कर क्यों है बेटा, यहां पर चक्कर इसलिए क्योंकि आप जो हीट दे रहे हो दो जगह काम आ रही है, सिर्फ टेम्परेचर को ही चेंज नहीं कर रहे बल्कि साथ साथ वॉल्यूम को भी चेंज कर रही है। जो आप हीट दे रहे हो वो ना केवल इंटरनल एनर्जी चेंज कर रहा है बल्कि इंटरनल एनर्जी के साथ साथ वो वर्क डन में भी काम आ रहा है, और हम जानते हैं कि अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन तो अलग अलग है कि नहीं। तो आप कहोगे सर डेल्टा Q इज ऑफ कोर्स डेल्टा U प्लस W, and now I know it very well कि delta U is F/2 NR delta T, work done is already NR delta T. So if you are willing to remember any formula, I would say कि work done का heat का formula आ गया F/2 plus 1 NR delta T। ठीक है बेटा, इसको आप ये भी लिख सकते हो कि that is F/2 plus 1, this NR delta T can also be written as P delta V, so that is P delta। This is obviously the heat provided.
हालांकि मैं इस फॉर्मूले को इतना याद करना पसंद नहीं करता, मैं थोड़ा सिर्फ और सिर्फ इतना से याद रखता हूँ कि हीट इज बेसिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वाटर। उससे हमारा सारा काम वैसे ही बन जाता है। क्या बेटा, इन सारे के सारे फॉर्मूलों को हम याद रखेंगे। चलिए, आपको मेरी बात में भरोसा नहीं है तो चलो आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपसे बेटा एक सवाल पूछता हूँ, सुनिए बेटा। आपके पास ये एक पिस्टन, सो बेटा ये कंटेनर, ये एक कंटेनर, ठीक है बेटा। प्रेशर ऑफ गैस इज ऑफ कोर्स P, इट्स गिवन, एंड सॉरी बेटा प्रेशर नहीं, इसके अंदर बेटा आपकी लेट्स से नाइट्रोजन गैस भरी पड़ी है, नाइट्रोजन गैस भरी पड़ी बेटा 56 ग्राम नाइट्रोजन गैस भरी पड़ी है। इट इज हीटेड सच दैट कि द गैस इज एक्सपेंडिंग स्लोली अगेंस्ट कांस्टेंट फोर्सेस। फाइन, इफ gas is expanding slowly isobarically so that temperature of nitrogen gas changes from 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। बेटा पहले टेम्परेचर आपका 25 था, बेटा बाद में आपका 35 हो गया। देन फाइंड, ऑफ कोर्स बेटा वही अपने 3 सवाल, वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड ऑफ कोर्स द हीट गिवन टू द सिस्टम। आखिर इस हीटर ने कितनी हीट दी, बेटा ये भी निकालो। तो हमारे पास बेटा 3 काम है, फटाफट आप तीनों काम निपटाओ बेटा, फटाफट बड़ा आप तीनों के तीनों काम निपटाइए। बड़ा ये काम निपटाइए। चलिए मैं करता हूं। सबसे पहली बात बड़ा वर्क डन। सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्सपेंड कर रहा है आइसोबैरिकली, आइसोबैरिकली एक्सपेंड कर रहा है, देन वी नो इट वेरी वेल कि वर्क डन इज ऑब्वियसली पी डेल्टा वी। प्रेशर और बड़ा चेंज इन वॉल्यूम नहीं दे रखा, सो इट वी कैन राइट डाउन पी डेल्टा वी कैन आल्सो रिटन एज एनआर डेल्टा टी। एनआर डेल्टा टी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज ऑफ कोर्स मास अपॉन मोलर मास। बेटा नाइट्रोजन के एक एटम का मास मेरे ख्याल से कितना 14, तो N2 का कितना 28 ग्राम पर मोल। बेटा ग्राम लिखने में कोई दिक्कत नहीं, ग्राम से ग्राम हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये तो नंबर ऑफ मोल इनटू आर, आर इज ऑफ कोर्स 25/3 जूल पर केल्विन पर मोल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, change in temperature is of course 10 degrees Celsius. Change in temperature will be same in degrees Celsius as well as Kelvin. I can write down that is 10 Kelvin. Kelvin से Kelvin गया, बड़ा मोल ऊपर जाएगा तो मोल से बड़ा मोल कैंसिल हो जाएगा and it will be 2 into 25/3 into 10. बड़ा that comes out to be 500/3 joules. इतना तो बड़ा सिर्फ और सिर्फ गैस का वर्क डन है। ऑफ कोर्स टेम्परेचर भी चेंज हुआ है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी आएगी। कितनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगी, आप बोलोगे सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, बड़ा बोलना कितनी, F/2 NR डेल्टा टी। F/2 बड़ा F कितना है, नाइट्रोजन गैस है, डायटोमिक है, बड़ा ऑफ कोर्स दैट इज 5/2 इंटू NR डेल्टा टी। अब बेटा वापस से NR डेल्टा टी लिखने की जरूरत नहीं है, NR डेल्टा टी हम पहले से निकाल चुके हैं, 500/3 आई थी, तो ये कितना आंसर आ गया बेटा, दैट इज 2500/6 जूल्स, या फिर 1250/3
जूल्स। ठीक है बेटा, डेल्टा क्यू कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला थोड़ी याद करना है, हमें तो सिर्फ अपना बेसिक फर्स्ट लो याद करना है कि जितनी भी हीट दोगे इट विल बी डेल्टा यू, दैट इज 1250/3 प्लस वो आपका 500/3, आई थिंक बेटा दैट कम्स आउट 1750/3 जूल्स। ये बेटा आपको हीट देनी पड़ेगी, इतनी हीट दोगे बेटा तब जाके आपकी बात बनेगी। आई होप इट्स ओके। आगे चलिए बच्चों, एक सवाल और करते हैं बच्चे, एक सवाल और करते हैं। बड़ा एक सवाल और करते हैं, आराम से इत्मीनान से निपटाते हैं, अच्छा सवाल है, कीजिएगा। सवाल इस तरह से कि आपके पास ये कंटेनर, ये आपके पास एक पिस्टन, पिस्टन का मास m है, बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, ये कोई बड़ा गैस है ऐसा, ठीक है, गैस है, लेट्स से बड़ा आर्गन गैस, ठीक है, और बाहर का जो प्रेशर है बड़ा आपको वो गिवन है P एटमॉस्फेयर। हमारा जो पिस्टन है बड़ा वो इस तरह से यहां पर फिलहाल इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में। और मैंने क्या किया कि इस गैस को स्लोली हीट किया, बड़ा धीरे धीरे हीट किया। अब ऑब्वियस बात है, बड़ा धीरे धीरे हीट करोगे तो यहां का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, तो प्रेशर बड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, प्रेशर बड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ऑफकोर्स ये जो पिस्टन है धीरे 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 ऊपर जाएगा, और पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जाएगा। एंड ऑब्वियस बात है, पिस्टन अगर धीरे धीरे ऊपर जाएगा इट मींस दैट इट इज एक्सपेंडिंग अगेंस्ट कांस्टेंट फोर्सेस। कांस्टेंट फोर्स किस किस का? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कांस्टेंट फोर्स और mg, सारे के सारे तुम जानते हो इस तरह से। और ऐसे करते 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 पिस्टन जो है बड़ा ऊपर h हाइट चला गया। सवाल लिखिए बेटा, piston moves slowly by distance h. Find work done by the gas, change in internal energy of the gas. Oh, delta U लिखो बेटा, and of course heat provided to the gas. आपने आखिर गैस को कितनी हीट प्रोवाइड की। ये तीन बड़ा छोटी छोटी काम करने हैं आपको, कीजिए बड़ा। सबसे मेन चीज़ बेटा पहले गैस का प्रेशर लिखना है। मैं आपको सिखा चुका हूँ बेटा ये प्रेशर वगैरह कैसे लिखने हैं, आपको पहले से मैंने बता रखा है। करें बेटा, पहले इस पिस्टन को देखो, कौन से फोर्स है। बाहर की तरफ से फोर्स लग रहा है P एटमॉस्फेरिक इनटू एरिया, नीचे की तरफ बड़ा ऑफ कोर्स mg भी लगेगा। अंदर जो गैस है बड़ा वो बाहर की तरफ धक्का दे रही है P इंटू ए। अगर ये पिस्टन स्लोली मूव कर रहा है इट मींस दैट एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन जीरो बड़ा ऑब्वियसली मींस नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स। जैसे नीचे वाले फोर्स और ऊपर वाले फोर्स बराबर किए, अंदर का बड़ा प्रेशर हमारे पास बड़ा आराम से आ गया, दैट इज P एटमॉस्फेरिक प्लस mg अपॉन ए। हम पहले भी निकाल चुके हैं इसको, ठीक। वी नो दैट P एटमॉस्फेरिक इज कांस्टेंट, mg इज कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट, सो ऑब्वियसली प्रेशर इज कांस्टेंट एंड ऑफ कोर्स द प्रेशर इज कांस्टेंट, द प्रोसेस है आइसोबैरिक, ठीक है। तो हिंट मिल गया था इस बात का। सबसे पहले वर्क डन, बड़ा वर्क डन इज ऑफ कोर्स बड़ा हम अब फॉर्मूला लगाएंगे P डेल्टा V। गैस का जो प्रेशर है वो है P एटमॉस्फेरिक प्लस mg अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा बेटा? मेरे ख्याल से तो आपका जो पिस्टन है वो यहां से चलते चलते यहां आ गया। पहले वॉल्यूम ये था, अब बड़ा वॉल्यूम ये हो गया। आई थिंक दिस इज योर चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज योर चेंज इन वॉल्यूम। Change in volume is of course cross sectional area into height, that is cross sectional area into height। हो गया बेटा हमारा आंसर।
ये जो हमने गैस का वर्क डन निकाला है ये हम एक स्टाइल से और निकाल सकते थे। ये आंसर आ गया, बढ़िया आ गया। मैं पिस्टन पर वेट लगा सकता हूं, वेट लगा सकते हैं, अरे वर्क एनर्जी थ्योरम, हम पिस्टन पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। पिस्टन पर कौन से फोर्स है, आप बोलो सर पिस्टन पर ग्रेविटी का वर्क डन, प्लस पिस्टन पर एटमॉस्फेयर का वर्क डन, प्लस ऑफ कोर्स पिस्टन पर किसने वर्क डन किया होगा, जो आर्गन गैस है उसने वर्क डन किया होगा, एंड सबका वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू उस पिस्टन का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आई रियली होप बेटा आप लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम याद आ गई होगी। इस पिस्टन पर 3 फोर्स है, mg है, एटमॉस्फेयर का फोर्स है और ऑफ कोर्स गैस का फोर्स है, और तीनों का वर्क डन का सम शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पिस्टन। ग्रेविटी का वर्क डन, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg, पिस्टन जा रहा है ऊपर की तरफ h, तो ग्रेविटी का वर्क डन विल बी ऑब्वियसली माइनस m इंटू जी इंटू एच। एटमॉस्फेयर का वर्क डन वेरी सिंपल, पूरे रास्ते एटमॉस्फेयर फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ PATM इंटू ए, और डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ h, तो वर्क डन आएगा माइनस, माइनस क्यों, बड़ा फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, माइनस PATM इंटू एरिया, ये तो फोर्स मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट दैट इज h, प्लस वर्क डन बाई गैस। सर गैस का वर्क डन तो निकालना है, शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों लिखी, भाई पिस्टन स्लोली मूव कर रहा है, और अगर पिस्टन स्लोली मूव कर रहा है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, और ऐसे में हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि वर्क डन बाई गैस विल बी mgh प्लस p एटमॉस्फेरिक इंटू ah। ये बड़ा हमारे गैस का वर्क डन है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, मतलब सिर्फ उसे भी बताने की कोशिश कर रहा था वेट वाले तरीके से कि फिजिक्स तो बड़ा वही है ना, अब नया फोर्स आ गया तो क्या हो गया, हमारी फिजिक्स थोड़ी चेंज हो जाएगी, फिजिक्स तो वही रहेगी, है कि नहीं। दूसरा सवाल बड़ा डेल्टा यू पूछा है मेरे से, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एज वी नो दैट कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली F/2 nr delta t. nr delta t obviously means nRT final minus nRT initial, that is P final V final minus P initial V initial। P constant है, बाहर निकाल लो, it can be written as F/2 pressure of gas into delta V। प्रेशर बेटा हमने लिख दो, डेल्टा V लिख दो, F आर्गन है, मोनोटोमिक है, तो दैट इज 3/2। प्रेशर बेटा तुम निकाल ही चुके हो, दैट इज PATM प्लस mg अपॉन A इंटू चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स AH। दिस इज योर क्या कहते हैं बेटा, डेल्टा यू। आखिर कुछ ना कुछ हीट भी देनी पड़ेगी बेटा इसको ऊपर ले जाने के लिए, जो हीट देनी पड़ेगी उसको आप बड़े आराम से कह सकते हो कि हीट गिवन विल बी कितनी बेटा, दोनों को ऐड कर दो बेटा, मेरे तो कॉमन ही आ गया 3/2 प्लस 1, मेरे ख्याल से आंसर आ गया 5/2 PATM प्लस mg अपॉन A इंटू AH। ये हमारा डेल्टा क्यू आ गया बेटा, ये हमारा डेल्टा क्यू आ गया। आई रियली होप बेटा समझ गए होंगे। तो कोई सा भी बड़ा प्रोसेस क्यों ना, डेल्टा क्यू को सोचना अब हमारे लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। चलिए बच्चों, अभी तो 2 प्रोसेस और रह गए, कौन से बेटा, आइसोकोरिक और बेटा एक हमारा पॉलीट्रोपिक, दोनों को देखते हैं, दोनों को देखते हैं। चलिए बच्चों, दोनों देखते हैं। नेक्स्ट इज पहले आइसोथर्मल प्रोसेस, बड़ा आइसोथर्मल और पॉलीट्रोपिक 2 बचे थे, अब आइसोथर्मल देखते हैं। आइसोथर्मल में तुम जानते हो ना टेम्परेचर फिक्स रहेगा, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, इसको मैंने किसी तरह से वॉल्यूम चेंज किया एंड लेट्स से फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर। मैं आपको सिखा चुका हूं कि वॉल्यूम डबल करोगे तो प्रेशर हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम हाफ करोगे तो प्रेशर डबल हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, है कि नहीं बेटा। अब इस तरह के केस में मैं आपसे पूछ बेटा वर्क डन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर मैं निकाल चुका हूं, वर्क डन इज बेसिकली nRT log ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ये पसंद ना हो तो आप इसको लिख सकते हो nRT log ऑफ P इनिशियल अपॉन P फाइनल।
यहां से यहां तक जाने में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? आप बोलोगे सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 NR डेल्टा टी। डेल्टा टी तो है ही नहीं यहां पर, चेंज इन टेम्परेचर तो है ही नहीं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी नहीं है। मैं आपसे पूछूं कितनी हीट आपने दी, आप बोलोगे सर दैट इज ऑफ कोर्स डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। इसका मतलब इस केस के अंदर आपने जितनी भी हीट दी या ली होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंड या कंप्रेस करने के काम ही आएगी। आपका डेल्टा यू तो आपका जीरो होगा, दैट इज एन आर टी लॉग ऑफ वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। यहां पर आप कह सकते हो कि डेल्टा यू जो है ये सीधा वर्क डन के बराबर है। हीट दोगे तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, गैस एक्सपेंड हो जाएगी। अगर आपने हीट निकाल दी तो वर्क डन भी नेगेटिव आएगा, वर्क डन नेगेटिव तो गैस आपकी कंप्रेस हो जाएगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो आइसोथर्मल हीटिंग है वो पक्की बात है कि उसके अंदर एक्सपेंशन होगा। इसी तरह से आइसोथर्मल कूलिंग जो है, हीटिंग का मतलब टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ है, हीटिंग का मतलब मैंने हीट दी है, कूलिंग मतलब मैंने इसमें से हीट निकाल ली है, ठीक है। तो आइसोथर्मल जो कूलिंग होगी उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, मैंने बस हीट निकाल ली, तो उसमें पक्की बात है कि तूने अगर हीट निकाल ली तो डेल्टा क्यू नेगेटिव, टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा तो ऑफ कोर्स वर्क डन भी नेगेटिव, और वर्क डन नेगेटिव तो ऑब्वियस बात है कि कंप्रेशन आएगा। तो मैंने यहां पर जो आइसोथर्मल हीटिंग और कूलिंग लिखी है, मैंने इसका ये अर्थ निकाला है कि हीट दी है और यहां पर हीट निकाली है। आई होप इट्स ओके। तो आप सीधा कह सकते हो कि डेल्टा क्यू का भी फॉर्मूला एनआरटी लॉग ऑफ वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल ही है। चलिए बेटा, बेटा सवाल लिखिए। बेटा सवाल लिखना। 88 grams of carbon dioxide gas is heated at constant temperature T equal to 27 degrees Celsius such that its volume becomes thrice। सर ये कैसा हीटिंग है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है? बेटा हीटिंग मतलब उन्हें हीट दी है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रोसेस आइसोथर्मल है इसलिए। वॉल्यूम बिकम्स थ्राइस मतलब पहले वॉल्यूम V था तो अब 3V हो गया है, ठीक है। फाइंड work done by the gas, change in internal energy of the gas, and of course heat provided to the gas। कितना बेटा वर्क डन होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, और कितनी बेटा आपको हीट देनी पड़ेगी। ये बेटा मैंने आपसे 3 बातें पूछी, जल्दी से बेटा आंसर निकाल दो, बड़ा जल्दी से आंसर निकाल दो इसका। फॉर्मूला बेस्ड बेटा सवाल है, कोई ऐसे बहुत ही ऐसे अलग से बेटा इसमें बात नहीं है। चलिए बेटा, वर्क डन, वी नो दैट कि बेटा वर्क डन इज बेसिकली nRT log of V final upon V initial। What is number of moles? बेटा नंबर ऑफ मोल्स इज ऑफ कोर्स मास अपॉन मोलर मास। कितना? 88 ग्राम। बेटा 88 ग्राम तुम्हारी गैस है, मोलर मास कितना है? अब यार देख, एक अकेला कार्बन तो 12 AMU, ऑक्सीजन एक बेटा कितने का होता है? 16 का, तो 2 ऑक्सीजन कितने के? 32 के, दोनों का बेटा कितना आ गया समेशन? 44 ग्राम पर मोल। बेटा ग्राम से ग्राम क्या हो गया? कैंसिल, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2, तो 2 तो ये हो गया। आर बेटा आर आर आर, अच्छा आर थोड़ा 25/3 लिखेंगे हम, ठीक है। टेम्परेचर 27, अबे 27 थोड़ा लिख देंगे, कैल्विन में लिखना है, दैट कम्स आउट विद 300 केल्विन इनटू लॉग ऑफ
वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, इनिशियल वॉल्यूम वी तो फाइनल वॉल्यूम बड़ा कितना 3v, यहाँ बड़ा 3 से ये कैंसिल, बड़ा दैट कम्स आउट बी 100, बड़ा ये कितना हो गया 5000 ln3, दिस इज योर वर्क डन। आप बड़ा आराम से ln3 में आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऑप्शन ही ऐसे होंगे। हाँ, आपको न्यूमेरिकली अगर पूछेंगे तो ऑफ कोर्स ln3 की वैल्यू आपके पास लिखी रहेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है तो 5000 ही ना, हाँ 5000 ही। What is delta U? Of course, the process is isothermal. Delta U will be obviously 0. What will be the heat given? Of course, the heat given will be delta U plus W. Delta U तो आपका 0 है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका वर्क डन ही आपका आंसर, तो दैट कम्स आउट टू बी 5000 ln3 joules। बड़ा 5000 ln3 joules बड़ा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। बड़ा दिस वाज अवर isothermal process। चलिए बेटा, नेक्स्ट इज बेटा अपना कौन सा प्रोसेस था, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। देखते हैं बेटा उसको। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हमने ये कहा था कि PV रेज टू पावर सम कांस्टेंट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और हमने मना किया था कि ए की वैल्यू को 1 मत लिखना, क्योंकि ए की वैल्यू को अगर हम 1 लिख देंगे फिर तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। बाकी बेटा ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक, रैशनल नंबर हो, इरेशनल हो, बड़ा ठीक है, कैसा भी हो कोई इश्यू नहीं है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर लो, ठीक है। प्रेशर इंटू वी रेज टू पावर ए इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब मान लो बेटा कि आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट था कि इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को फॉलो करते हुए इस गैस को मैंने फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर तक ले गया। ऑफ कोर्स बेटा मुझे इसको कोई ना कोई हीट देनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, वो सब मैं देख लूंगा। 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी? सबसे पहले वर्क डन। इस प्रोसेस में वर्क डन कितना आएगा? आई रियली होप कि मेरे बच्चों को फॉर्मूला याद है, दैट इज nr डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस ए। डेल्टा टी ऑब्वियसली मीन्स टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इस nr डेल्टा टी को हम p फाइनल v फाइनल माइनस p इनिशियल v इनिशियल अपॉन 1 माइनस ए भी लिख सकते हैं। दिस इज द वर्क डन। पहले भी हम लिख चुके हैं वाला फॉर्मूला। व्हाट इज डेल्टा यू? ऑफ कोर्स डेल्टा यू इज f/2 nr डेल्टा टी। f/2 तो ठीक है बेटा, nr डेल्टा टी कैन बी रिटन एज p फाइनल v फाइनल माइनस p इनिशियल v इनिशियल। मैं आपसे पूछूं बेटा कितना हीट देना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो आपको सर बाय फर्स्ट लॉ आई कुड इजीली से दैट इज डेल्टा u प्लस w। nr डेल्टा टी बेटा कॉमन आ जाएगा और आप कह सकते हो कि इट विल बी ऑफ कोर्स f/2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस। आई एम नॉट सेइंग कि वी हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि हम जोड़ के आंसर निकाल देंगे, ठीक है। फॉर्मूला कहाँ तक याद करते रहेंगे। अगेन बेटा वर्क डन P प्रेशर के टर्म्स में कौन बेटा हीट कितनी होगी, तो आप बोला सर दिस प्लस दिस में ऑफ कोर्स P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, ये तो कॉमन निकाल लेना, मल्टीप्लाइड विथ f/2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस। दिस इज योर डेल्टा, दिस इज योर डेल्टा, ठीक है। चलिए बेटा एक सवाल, अच्छा सवाल है बेटा, आराम से इत्मीनान से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपके पास बेटा क्या है कि 8 ग्राम्स हीलियम गैस है, इज हीटेड to increase the temperature by 10 डिग्री सेल्सियस। सर प्रोसेस तो बताओ, हमारा प्रोसेस बता रहा हूं।
to increase the temperature by 10 degrees Celsius through process P square V is equals to constant. बड़ा P square into V is constant दिया हुआ बेटा, ठीक है, ऐसा ही दिया हुआ है. Find work done by the gas, change in internal energy of the gas, and of course heat provided to the gas. बट अगर डेल्टा क्यू की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब हीट प्रोवाइडेड नहीं है, हीट निकालनी है. फिर उस केस में ऑफ कोर्स आपने हीट नहीं किया बल्कि आपने उसका हीट निकाली है. ठीक है, तो देख लें, कोई दिक्कत नहीं. मुझे लगता है कि आसान सा काम बेटा. लेकिन बच्चे बोलेंगे देखो सर, हमने सारा का सारा जो जुगाड़ है ना वो पी वी रेज टू पावर समथिंग इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये मानकर हमने इतने सारे फॉर्मूले निकाले थे. प्रेशर पर पावर 1 थी और वी पर पावर ए थी, ये सब मानकर हमने ये वाले फॉर्मूले निकाले. और सवाल में पी पर पावर 2 दे रखी है और वी पर पावर 1 दे रखी है. तो सर ये वाला सीधा फॉर्मूला यहाँ तो एप्लीकेबल नहीं होगा. कोई बात नहीं, इसको इसमें कन्वर्ट कर लो. कैसे कन्वर्ट कर लो? इस पूरे का रूट ले ले, इस पूरे का रूट ले ले. तेरे पास पी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है ना. एक काम कर, इस पूरे का रूट ले ले. इधर रूट ले लिया तो इधर रूट ले लिया. पी स्क्वायर का रूट तो आएगा पी, वी का रूट बड़ा ऑफ कोर्स वी की पावर हाफ. अरे यार कांस्टेंट का रूट तो अब भी कांस्टेंट ही आएगा, भले ही कोई सा भी कांस्टेंट हो, लेकिन कांस्टेंट का रूट तो कांस्टेंट ही आएगा. अब मेरे पास आ गया पी वी की पावर हाफ इज कांस्टेंट. अब ये फॉर्मूला एग्जैक्टली उस तरह से कन्वर्ट हो चुका है जिस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था. हमने फॉर्मूला निकाला था पी वी रेज टू पावर ए इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और अब हमारा जो एक्सप्रेशन है, हमारा जो प्रोसेस है, उसका एक्सप्रेशन हो गया पी वी की पावर हाफ इक्वल टू कांस्टेंट. और यहां से मैं समझ गया हूं कि ए की वैल्यू कितने आ गई है प्यारे बच्चों? हाफ. अब तो फॉर्मूले में वैल्यूज पटकनी है, पटक देंगे. अब तो पटक देंगे बेटा. वर्क डन बेटा, बोलना क्या फॉर्मूला है? एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस बेटा नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास. बेटा हीलियम का मोलर मास बेटा मेरे ख्याल से 8 ग्राम पर मोल. ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितने मोल हो गए? 2 मोल इंटू आर. आर इज ऑफ कोर्स 25/3. डेल्टा टी ऑब्वियसली मीन्स चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर इज ऑफ कोर्स 10 डिग्री सेल्सियस. Change in temperature is same in degrees Celsius as well as Kelvin. I could write down that is 10 upon 1 minus A. बड़ा A is half. बड़ा ये half गया ऊपर, so that comes out by 4 into 25/3 into 10. बड़ा कितना हो गया? 1000/3 हो गया. बड़ा कितना आ गया? 1000/3 जूल्स. ये बड़ा आपका आंसर, 1000/3 जूल्स. ठीक है. कितना डेल्टा यू आएगा? डेल्टा यू का फॉर्मूला क्लियर है, F/2 NR डेल्टा टी. हीलियम है तो मोनोटॉनिक है, तो F कितना आ गया? 3/2. नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा? कहां गए? निकालना था ना बेटा नंबर ऑफ मोल्स. 2. F/2 N R डेल्टा टी. 3 से बड़ा 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल. बड़ा ये कितना आ गया? 250 जूल्स. व्हाट इज द हीट गिवन? अब यार हीट गिवन के लिए ये वाला फॉर्मूला मैं कहां से याद रखूंगा? मुझे तो इतना पता है कि हीट गिवन विल बी ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. मुझे पता है कि इस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपकी गैस की 250 जूल तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है, और ऑफ कोर्स गैस ने 1000/3 जूल वर्क डन भी किया है. तो गैस ने जो वर्क डन किया है और गैस की जो इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, किसने बढ़ाई है? जो आपने हीट दी है उसने बढ़ाई है. तो आप कह सकते हो कि सर हीट गिवन विल बी दिस प्लस दिस. फॉर्मूला कहाँ लगाते रहोगे यार? ठीक है बेटा, अपन को बेसिक पता है. आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट टू बी 1750/3 जूल्स. बेटा ये आपका आंसर 1750/3 जूल्स. ठीक है बच्चों.
बढ़िया है यार, अच्छा है, तो क्या चाहिए 1/20 में, अपन ने बचा दी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आई होप आपको टफ नहीं लगा होगा। मैं ऐसा ही एक सवाल आपसे और पूछ रहा हूँ बेटा, ऐसा ही बेटा मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूं। चलिए बेटा, ऐसा ही एक सवाल और लिखिए बेटा। ऑक्सीजन गैस है इज expended through process TV equal to constant, TV equals to constant, such that volume changes from 2 metric cube to 8 metric cube। बड़ा 4 गुना वॉल्यूम कर दिया, 4 गुना कर दिया। ठीक है, इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बड़ा इनिशियल प्रेशर तो ये है, बड़ा बाद का प्रेशर नहीं पता। ठीक है, फाइंड, बड़ा वही तेरे 3 सवाल। गैस ने कितना वर्क डन किया, गैस की कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, और ऑफ कोर्स इस पूरे प्रोसेस में तूने कितनी हीट दी या ली। अगर डेल्टा की बड़ा ऑफ कोर्स पॉजिटिव आ गया तो ऑफ कोर्स तूने हीट दी है, डेल्टा की नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब तूने सिस्टम में से हीट निकाली है। देख लेंगे यार, सोच लेंगे, इतना टफ तो नहीं लग रहा। वी कैन मैनेज इट, हमसे बड़ा बड़े आराम से मैनेज हो सकता है। मेरे ख्याल से हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए मैं करता हूँ। सबसे पहले प्रोसेस देखो, टीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अरे यार, हमने जो फॉर्मूला एक्सप्रेशन याद कर रखा था उसमें तो प्रेशर और वॉल्यूम रिलेटेड थे, और प्रेशर और वॉल्यूम भी कैसे रिलेटेड थे, पी की पावर कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहां पर तो टीवी आ गया। काश टेम्परेचर ना होता, प्रेशर होता तो हम बचा देते। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर में उड़ा सकता हूं। पीवी इज ऑलवेज इक्वल्स टू एनआरटी। तो जहां कहीं टी लिखा हुआ है बड़ा, वहां पर मैं पीवी अपॉन एनआर को लिख सकता हूं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन था ना कि टीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो एक्चुअल एक्सप्रेशन था उसमें टी की जगह जैसे मैंने पीवी अपॉन एनआर लिखा इनटू वी इज कांस्टेंट। अब देख, नंबर ऑफ मोल्स तो वैसे ही कांस्टेंट, आर भी तो कांस्टेंट, तो ये दोनों ऊपर गए, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब कौन सा कांस्टेंट आता है, इससे क्या मतलब है, फिक्स तो है ना उसकी वैल्यू। तो आप कह सकते हो कि मेरे पास आ गया पीवी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। क्या आ गया बेटा, पीवी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कन्वर्ट हो गया उस एक्सप्रेशन के अंदर जिस एक्सप्रेशन के अंदर हम लोगों ने फॉर्मूले निकाल रखे हैं। और बल्कि आप कहोगे सर मेरे पास जैसे ही पीवी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, मैं समझ गया कि ए की वैल्यू मुझे 2 यूज करनी है। अब मचा देंगे यार। अच्छा, पीवी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट का एक अर्थ और है कि इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम का स्क्वायर इज फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम का स्क्वायर। इनिशियल प्रेशर बड़ा देखना कहाँ गया, हाँ ये रहा, 2 × 10⁵। इनिशियल वॉल्यूम बड़ा कितना था, 2 का स्क्वायर। फाइनल प्रेशर पता नहीं बेटा कितना है, फाइनल वॉल्यूम कितना है, 8 का स्क्वायर। तो फाइनल प्रेशर का वैल्यू आ गई है कितनी आएगी बेटा, 2 × 10⁵ इंटू 4/8 का स्क्वायर।
एक 8 से बड़ा एक 8 कैंसिल हो गया, दैट इज 10⁵ ये बड़ा आपका फाइनल प्रेशर है। कभी कहीं काम आ जाए तो लिख देंगे 10⁵ ये बड़ा काम आ सकता है आपने कहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं ऑब्वियसली। चलो बच्चों, मुझे लगता है कि हमने काफ़ी सारा काम निपटा लिया है ना। अब मेरे ख्याल से हमारा काम बन जाएगा। अब तो सिर्फ मुझे लगता है कि फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है और तो कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले वर्क डन की मैंने दो फॉर्मूले सिखाए तुम्हें पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के, एक nR∆T/1 - A जो हम अब लगा नहीं सकते क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स और चेंज इन टेम्परेचर नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, कुछ और दे रखा होगा। बच्चे बोले सर nR∆T, इसको हम लिख सकते हैं P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन 1 - A। सब कुछ SI यूनिट में, चिंता मत करो। P फाइनल 10⁵ V फाइनल, बड़ा फाइनल वॉल्यूम कितना है 8 माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन 1 - A। हाँ बेटा, ये 8 बेटा क्या हो गया कैंसिल, 10⁵ 1 - 4 बड़ा ऊपर तो आ गया कितना -3 बड़ा नीचे -1 माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 × 10⁵ जूल्स। बड़ा कैलकुलेशन चेक करते ना, मेरे ख्याल से तो सही बेटा। 4 - 1 = 3, ठीक है। वर्क डन तो पॉजिटिव आना भी चाहिए था, गैस एक्सपेंड कर रही है तो वर्क डन थोड़ा पॉजिटिव आएगा। और क्या आएगा डेल्टा यू तो सबसे आसान होता है, F/2 nR∆T। कौन सी गैस है? अरे ऑक्सीजन है तो 5/2 nR∆T। सर nR∆T नहीं दिया, अरे भाई nR∆T इज ऑफ कोर्स P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। तो आप बड़ा आपस से P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, दैट इज 5/2। बड़ा डेल्टा क्यों नहीं, डेल्टा क्यों निकाल रहा हूं, दैट इज 5/2 इंटू 8 से 8 कैंसिल हो गया, 4 - 1 कितना गया 3 × 10⁵, दैट इज -7.5 × 10⁵ जूल्स, -7.5 × 10⁵ जूल्स। ये बड़ा आपका डेल्टा यू आ गया। डेल्टा यू नेगेटिव क्यों है बेटा? नेगेटिव इसलिए आया बिकॉज टीवी इज कांस्टेंट। अब हम जानते हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, सवाल में दिया ना वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब हम समझ गए कि वॉल्यूम अगर 4 गुना हुआ है और T × V इज कांस्टेंट, तो वॉल्यूम अगर 4 गुना हुआ है तो टेम्परेचर 4 गुना कम हुआ है। पहले टेम्परेचर T था तो T/4 हो गया, तो टेम्परेचर घटा है, टेम्परेचर घटा है तो इंटरनल एनर्जी तो घटी है, तो बेटा इंटरनल एनर्जी घटी तो डेल्टा यू तो नेगेटिव आना चाहिए, आ भी रहा, अच्छी बात। कितनी हीट का जुगाड़ होगा बेटा? हीट इज ऑफ कोर्स डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, दैट इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। बेटा डेल्टा यू कितना था -7.5 प्लस बड़ा 3 × 10⁵, दैट इज -4.5 × 10⁵ जूल्स। ये माइनस साइन लिखने का मतलब क्या है? माइनस साइन लिखने का मतलब कि आपने हीट दी नहीं है, आपने हीट इस प्रोसेस में निकाली है। वो निकाली क्यों तुम जानते हो बेटा? वर्क डन जो है ना वो तो आया छोटा और डेल्टा यू नेगेटिव में आया है बड़ा, तो ऑफ कोर्स बड़ा कुल मिलाकर आपने हीट निकाली है सिस्टम में से, और जो हीट निकाली है बेटा उसकी वैल्यू ये रही। आगे चलते, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मोलर हीट कैपेसिटी। बेटा हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट इज मोलर हीट कैपेसिटी। इसको हम अक्सर बेटा C से रिप्रेजेंट करते हैं, बेटा इसको हम अक्सर C से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सॉलिड है या फिर कोई लिक्विड है, कोई सॉलिड या लिक्विड है जिसका मास m है, और अगर मैं इसको डेल्टा Q हीट देता हूं
तो इसका डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ता है। तो हीट गिवन डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, ये जो रेशो है बेटा इसको हम एस से तो रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है बेटा। क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मतलब आयरन की कोई फिक्स वैल्यू होगी, कॉपर की कोई फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिक्स रहेगी, एक गिवन अमाउंट होगी, ठीक है। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि प्रोसेस क्या है वगैरह वगैरह। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स जो होते हैं उसमें कितनी हीट देने पर कितने मास का कितना टेम्परेचर बढ़ा, दिस रेशियो इज डिफाइंड एज सिंपली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन गैसेस में ऐसा नहीं है। गैसेस में ये जो डेल्टा क्यू है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रोसेस क्या है। हम देख चुके हैं कि एक ही हीलियम गैस का अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो अलग अलग प्रोसेस से अलग अलग हीट आती है, और अगर अलग अलग हीट आएगी तो ऑफकोर्स अलग अलग ये रेशो आएंगे, और जो रेशो आएगा उसको हम एक नाम देंगे बेटा, क्या? मोलर हीट कैपेसिटी। हम एक हल्का सा उसमें डेफिनेशन में चेंज भी करेंगे। वो चेंज क्या करेंगे कि मान लीजिए आपके पास बेटा कोई गैस है और उस गैस के n मोल्स है, क्या है बेटा? n मोल्स। और मैंने इस गैस को डेल्टा क्यू हीट दी। डेल्टा क्यू हीट देने पर n मोल्स की गैस का डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज हुआ। ये जो रेशो है बेटा इसको हम C से तो रिप्रेजेंट करेंगे और इसका हम नाम निकाल देंगे मोलर हीट कैपेसिटी। प्यारे बच्चों क्या नाम निकाल देंगे? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर शब्द क्यों आ गया? क्योंकि बेटा आपने डिवाइड है उसको नंबर ऑफ मोल से किया है, मास से नहीं किया। अब लेकिन ये जो C है इसकी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं, क्योंकि ये जो डेल्टा टी आपने टेम्परेचर चेंज किया है ये तो आप इनफाइनाइट तरीकों से कर सकते हो, और इनफाइनाइट तरीकों से कर सकते हो तो वो इनफाइनाइट तरीकों के इनफाइनाइट डेल्टा क्यू आ सकते हैं। वो अलग अलग रेस के डेल्टा क्यू अलग अलग आएंगे तो C की वैल्यूज भी अलग अलग आ सकती हैं। तो आप कह सकते हो कि जो C है इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोसेस इटसेल्फ। बेटा जिस प्रोसेस से आप डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि बेटा हमारे इस C की वैल्यू क्या होगी। अलग अलग प्रोसेस बेटा C की वैल्यू तो अलग अलग आएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। कोई ऐसे बहुत कमाल की बात बेटा कहीं भी नहीं है। अलग अलग प्रोसेस बेटा C की वैल्यू तो अलग अलग आएगी। इसकी यूनिट क्या होगी? तो आप बोलो सिर्फ ऊपर तो जूल, नीचे नंबर ऑफ मोल्स के लिए बेटा मोल, और चेंज इन टेम्परेचर इज ऑफ कोर्स केल्विन। हालांकि नीचे तुम केल्विन लिख दो या डिग्री सेल्सियस लिख दो, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नीचे चेंज इन टेम्परेचर है, एंड वी नो इट वेरी वेल कि चेंज इन टेम्परेचर इज सेम इन डिग्री सेल्सियस एज वेल एज केल्विन। तो आप जूल पर मोल पर केल्विन भी लिख सकते हो, या बेटा जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो चलिए अलग अलग प्रोसेस की हम C निकालते हैं। हम इस बात से तो कन्विंस हो चुके हैं कि अलग अलग प्रोसेस के C की वैल्यू अलग अलग आएगी। अब वो अलग अलग क्या क्या आएगी उनको हम हल्का फुल्का डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। हमारा जो आइसोकोरिक प्रोसेस था, आई रियली होप आपको याद होगा, उसका वॉल्यूम जो था वो फिक्स था, बड़ा उसका वॉल्यूम फिक्स था, और हमने उसमें डेल्टा क्यू के लिए कहा था कि डेल्टा क्यू इज ऑफ कोर्स डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। हमने कहा था कि आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं, तो वर्क डन तो जीरो, सिर्फ डेल्टा यू आएगा, एंड वी नो दैट कि डेल्टा यू इज ऑफ कोर्स F/2 NR डेल्टा टी। तो यहां से हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए C से पहचानूंगा कैसे कि ये C आइसोकोरिक वाला ही है, तो इसके नीचे एक छोटा सा V लिख देता हूं। ये V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट वाले प्रोसेस का जो C है वो होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट वाले प्रोसेस में हीट कितनी है? डेल्टा क्यू डिवाइड बाई एन डेल्टा टी। बड़ा देखना, डेल्टा क्यू हम जानते हैं आ गया है F/2 NR डेल्टा टी डिवाइड बाई एन डेल्टा टी। एन से एन गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी गया, और मेरे पास ये आ गया F/2R। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि हमारे पास जितने भी मोनो एटॉमिक थे
उनके लिए सीवी की वैल्यू, बेटा मोनोटोनिक में एफ की वैल्यू 3 थी, तो आप कह सकते हो कि सीवी की वैल्यू आएगी 3/2r। कितनी आएगी बेटा? 3/2r। जितने भी मोनोटोनिक हैं बेटा सबके सीवी की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2r। जितने भी आपके डाई एटोमिक थे उसमें एफ की वैल्यू 5 थी, तो उनके सीवी की वैल्यू आएगी 5/2r। इवन जो आपके पॉली एटोमिक हो लेकिन लीनियर हो, पॉली एटोमिक लीनियर वाले हो, उनके भी बड़ा एफ तो 5 ही था, तो उनके लिए भी सीवी 5/2r ही रहेगी। ठीक है। अगर मैं बाकी वाले पॉली एटोमिक कहूं, बाकी वाले मतलब बेटा पॉली एटोमिक नॉन लीनियर, तो बेटा उनके एफ की वैल्यू तो 6 थी, तो आप कह सकते हो कि उनके लिए इट विल बी 6/2r, बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स 3r। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए सी की वैल्यू मोनोटोमिक की है, डायटोमिक की है, पॉलीएटोमिक की है, अलग अलग गैसेस की अलग अलग इस तरह से आएंगी। ठीक है, आगे चले। ये बड़ा हमारा सीवी लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा? सीवी। नाम निकालना चाहो तो उसका नाम निकाल सकते हो। इट इज मोलर हीट कैपेसिटी फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम बेटा हमने वॉल्यूम का वी नीचे लिख दिया, जैसे मैं आइडिया लग जाए कि ये कौन सा वाला सी है, वॉल्यूम फिक्स वाला सी है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि आइसोबैरिक प्रोसेस का सी हल्का सा बड़ा आएगा यार। कारण बहुत क्लियर है, आइसोबैरिक प्रोसेस में आपको हीट बेटा ज्यादा देनी पड़ी थी ना, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हीट जो थी वो 2 जगह जा रही थी, टेम्परेचर भी बढ़ा रही थी और गैस को एक्सपेंड भी कर रही थी। तो अगला चलते हैं, नेक्स्ट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस अगेन delta Q, as we know that it is delta U plus W. Delta U is F by 2 nR delta T plus work done. Work done is बेटा I really hope आप लोगों को याद होगा P delta V या nR delta T. It can be written as F by 2 plus 1 nR delta T. और अगर किसी ने मुझसे पूछा कि आइसोबैरिक प्रोसेस का C क्या होगा, सर मैं पहचानूंगा कैसे कि आपने सी आइसोबैरिक का लिखा है, तो मैं सी के नीचे सबस्क्रिप्ट में से पी लिख दूंगा। दिस पी ऑब्वियसली रिप्रेजेंट्स कि दिस इज द सी फॉर द प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट एंड आई नो दैट इट इज सिंपली हीट पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इसको बेटा मैंने एन डेल्टा टी से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया एफ बाई 2 प्लस 1 इंटू आर। देखो बेटा सीपी हल्का सा सीवी से बड़ा है। मैं आपसे कहूं बेटा मोनोटोमिक का सीपी कितना आएगा, तो आप बोलो सर मोनोटोमिक का सीपी आएगा। मोनोटोमिक में एफ की वैल्यू 3, तो 3/2 प्लस 1 कितना आ गया? 5/2r। डाइएटोमिक का और डायटोमिक के साथ साथ जितने भी तुम्हारे पॉलीएटोमिक लीनियर है सबका सीपी क्या आएगा बेटा? एफ की वैल्यू 5 थी, तो 5/2 प्लस 1 कितना आ गया? 7/2r। और जितने भी हमारे बाकी वाले पॉलीएटोमिक है, कौन से वाले? नॉन लीनियर वाले हैं, उनके सीपी की वैल्यू क्या आएगी बेटा? उनका एफ शायद कितना? 6/2 प्लस 1 कितना हो गया? 4 बेटा आप देख पा रहे हो मोनोटोमिक का सीवी 3/2r था, सीपी 5/2r है। डायटोमिक का सीवी जो था वो 5/2 था, आर था, सीपी 7/2r है, बड़ा आ रहा है सीपी। पॉलीएटोमिक का सीवी 3r आ रहा था, सीपी बेटा आपका 4r आ रहा है, सीपी हल्का सा बड़ा है। फेयर इनफ। आपने एक चीज और नोटिस की होगी जिससे मैं एक नाम दे रहा हूं, मेयर्स रिलेशन, और वो कह रहा है कि सीपी जो है वो सीवी से बड़ा है। और कितना बड़ा है चेक कर बेटा, ये तो f/2r है, सीपी तो f/2 प्लस 1r है और सीवी f/2r है, तो मैं माइनस करूं तो बड़ा आपने नोटिस कर लिया होगा कि सीपी माइनस सीवी जो है इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू आर फॉर एनी गैस। कोई सी भी आइडियल गैस क्यों ना हो, हर आइडियल गैस का सीपी माइनस सीवी जो आर ही होगा। दिस इज योर मेयर्स रिलेशन। ठीक है बेटा, एक और है बेटा टर्म, दैट इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। बेटा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी गैस का रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट मतलब
इट इज ऑलवेज Cp अपॉन Cv, इट इज ऑलवेज Cp अपॉन Cv। Cp कितना है? Cp है f/2 + 1 × r। Cv कितना है? f/2 × r। r से r बड़ा क्या हो गया? कैंसिल। बड़ा गामा की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1 + 2/f। ये बड़ा गामा है, ये बड़ा आपका गामा। ये बड़ा आपका गामा है। अब चलिए बेटा, बेटा मोनोएटॉमिक गैस कि बेटा एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन। बेटा मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था बेटा? 3। तो मोनोएटॉमिक का Cv कितना आया था? f/2 × r। Cp कितना आएगा बेटा? Cp आएगा इससे r बड़ा, दैट इज 5/2r। गामा मतलब आपका Cp अपॉन Cv कितना आएगा? दिस अपॉन दिस, या फिर 1 + 2/f। तो जितने मोनोएटॉमिक होंगे उनके गामा की वैल्यू होगी 1 + 2/f। कितना बेटा? 3। ये आ गया 5/3। दिस अपॉन दिस करते तब भी आपका 5/3 आता। तो मोनोएटॉमिक का गामा हमें याद है, याद रहेगा बेटा, दैट इज 5/3। इसको 1.67 भी लिख सकते हो बेटा, ये अक्सर सवाल में 1.67 हम इसको लिखेंगे। मोनोएटॉमिक का गामा ये है। आगे चल बेटा, नेक्स्ट इज डाइएटॉमिक या फिर बेटा पॉलीएटॉमिक लीनियर। बेटा उनके एग्जांपल्स तुम जानते हो बेटा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन वगैरह वगैरह। बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 5। तो Cv कितना होगा? 5/2r। Cp कितना होगा? इससे r बड़ा, दैट इज 7/2r। गामा क्या होगा? ऑफ कोर्स दिस अपॉन दिस, 7/5। एक तरीके से वो निकाल सकते हो 1 + 2/f। f कितना है? 5। गामा की बेटा वैल्यू आ गई है 7/5। 7/5 इज ऑफ कोर्स 1.4। आगे चले बच्चों, जो भी हमारे बाकी वाले पॉलीएटॉमिक हैं, सर बाकी वाले मतलब पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, जैसे अमोनिया गैस बोल दो बेटा, इवन वाटर वेपर भी बेटा मेरे ख्याल से वी शेप का होता होगा, मैंने H2 लिख दिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 6, तो Cv आएगा 6/2r, दैट इज 3r। ये कितना आएगा? Cp कितना आएगा? Cp आएगा इससे r बड़ा, दैट इज 4r। गामा क्या आएगा? दिस अपॉन दिस, 4/3, या फिर 1 + 2/f। f कितना है? 6 बड़ा, दैट कम्स आउट विद 4/3। तो हमें सारी गैसेस के Cp, Cv, गामा याद रहने चाहिए। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रहना चाहिए, बाकी सब तो खुद ही सोच लेता है बच्चा कि हाँ सर मैं ही कर लूँगा, कौन सा बहुत बड़ा टास्क है ये। बड़ा समझ होंगे, हम बड़े आराम से ये वाला काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर एक बात और बोलूँगा बेटा, हालांकि मुझे लगता है कि मैंने ये Cp, Cv तो मैं याद करा दिया, बट एक छोटी सी बात मैं और बोलूँगा। अगर आपके पास 2-3 डिफरेंट टाइप की गैसेज हो, मान लो बेटा कोई एक मोनोएटॉमिक हो, एक डायटोमिक हो, या फिर बेटा जी 2 मोनोएटॉमिक हो, एक डायटोमिक हो, तो उस केस में हम लोगों को कई बार मिक्सचर ऑफ मिक्सचर का Cv पूछ लेते हैं। मिक्सचर का Cv निकालना हो तो बड़ा एक काम करना, जो पहली गैस है उसके नंबर ऑफ मोल्स उसका Cv, दूसरी गैस उसके नंबर ऑफ मोल्स उसका Cv, डिवाइड बाई n1 + n2। n1 n2 आर ऑफ कोर्स नंबर ऑफ मोल्स। 3 हो 4 हो, बड़ा यही फॉर्मूला काम देगा, कोई दिक्कत नहीं है।
इसी तरह से आपको बड़ा मान लो कि दो या तीन गैसेस का मिक्सचर का सीपी निकालना हो, सारी डायटोमिक हुई तो चिंता ही नहीं है, वही रहेगा। सब मोनोटोमिक हुई कोई चिंता नहीं है, वही रहेगा। लेकिन अगर बड़ा एक मोनोटोमिक हुई एक डायटोमिक हुई तब बड़ा हमें निकालना पड़ेगा। किस फॉर्मूले से? पहली वाली गैस के नंबर ऑफ मोल्स उसका सीपी, दूसरी के नंबर ऑफ मोल्स उसका सीपी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बिल्कुल जैसे केमिस्ट्री के अंदर मिक्सचर का मोलर मास निकालते थे ना, N1 M1 प्लस, जैसे मिक्सचर है उसका मोलर मास कैसे निकालते थे? N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2, बड़ा बिल्कुल वैसे। इसी तरह से अगर कोई मुझसे गामा ऑफ मिक्सचर पूछ रहे तो क्या करूंगा? दिस अपॉन दिस कर दो, बड़ा दिस अपॉन दिस कर दो। इसके लिए ऑफ कोर्स Cp ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय Cv ऑफ मिक्सचर। इसके लिए आप लिख सकते हो N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 डिवाइडेड बाय N1 Cv1 प्लस N2 Cv2, ऐसे लिख सकते। तो जब भी कोई मिक्सचर वगैरह दे रखा हो तो उस मिक्सचर के बेटा हम बड़े आराम से इस तरह से Cp Cv और गामा निकाल सकते हैं। अपने काम आते हैं बेटा, ये मत सोचना कि यार सर ने तो ऐसे लिख दिए, अपने काम आते हैं। जेईई एडवांस में इस तरह के सवाल है जिस पे बेटा इस तरह का काम यूज हुआ है। एक सवाल पूछ लो आपसे, ठीक है? मान लीजिए बेटा आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें 8 ग्राम तो हीलियम है प्लस 32 ग्राम्स ऑक्सीजन गैस है। फाइंड, बड़ा इसी बहाने फॉर्मूले की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। Cv ऑफ मिक्सचर, Cp ऑफ मिक्सचर एंड ऑफ कोर्स गामा ऑफ मिक्सचर। करते बेटा, 8 ग्राम हीलियम है, एक हीलियम बड़ा मोलर मास क्या होता है? 4 ग्राम पर मोल, 8/4, तो इसका मतलब इसके तो 2 मोल हो गए। इसका 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन का मोलर मास 32 ही होता है, तो आप बोलोगे सर इसका मेरे पास 1 मोल है। Cp ऑफ मिक्सचर, छोड़ पहले Cv ऑफ मिक्सचर, इसके मोल्स 2, हाँ बेटा इसका Cv, बेटा मोनोटोमिक है, मोनोटोमिक का Cv कितना था? 3/2R प्लस ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स इंटू उसका Cv, ऑक्सीजन का Cv 5/2R डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 + 1। हाँ बेटा, बेटा 3 दूनी 6, 6 और 5 11, 11R/6, बेटा कितना आ गया? 11R/6। कैलकुलेशन चेक लेना बेटा, 6 और 5 11, 2 और 3 6, ठीक है। व्हाट इज Cp ऑफ मिक्सचर? N1 Cp1 2 मोल्स, इसका Cp कितना है यार? इसका Cp मोनोटोमिक है, इसका Cv होता है 3/2R, तो Cp होता है 5/2R प्लस ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स 1, इसका Cp कितना होगा? ऑक्सीजन है डायटोमिक, डायटोमिक में Cv होता है 5/2R, तो Cp होता है 7/2R। आई रियली होप बेटा तुम लोग याद कर रहे हो। डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, 2 इसके 1 इसके, बड़ा ऊपर 10 + 7, बड़ा कितना हो गया? 17, ओ सॉरी 2 + 1 है बेटा, बड़ा कितना? 2 10 + 7, बड़ा कितना हो गया? 17 अपॉन अगेन बेटा दिस माइनस दिस इक्वल्स टू R, बेटा दिस माइनस दिस इक्वल्स टू R। आई रेफ मैं आपसे पूछूं गामा मिक्सचर क्या होगा? गामा मिक्सचर आप कहोगे सर मिक्सचर का Cp डिवाइड बाय मिक्सचर का Cv, दिस अपॉन दिस किया, तो जैसे मैंने दिस अपॉन दिस किया तो मेरे पास आ गया बेटा 17R/6 डिवाइड बाई 11R/6, 6 से 6, R से R, बेटा दैट कम्स आउट में 17/11। मिक्सचर का अगर गामा चाहिए दैट इज बेटा 17/11।
आई होप बेटा इस बात को तुम समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। इस गामा मिक्सचर को हम एक तरीके से और सोच सकते हैं कैसे कि गामा मिक्सचर, अगर मान लो डायरेक्ट बेटा गामा मिक्सचर पूछ लें, पहले सीपी मिक्सचर और सीवी मिक्सचर पूछे ही नहीं और डायरेक्ट गामा मिक्सचर पूछ लें, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि पहले सीवी मिक्सचर निकालो, फिर सीपी मिक्सचर निकालो, फिर डिवाइड करो, इससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना। इसके लिए आप कर सकते हो कि गामा मिक्सचर विल बी इक्वल टू 1+2 अपॉन मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसा कर लो भाई। गामा का फॉर्मूला 1+2 अपॉन एफ तो था ही, अब मिक्सचर का गामा निकालना है तो एफ भी किसका लो, मिक्सचर का। सही, मिक्सचर का एफ कैसे आएगा बेटा, मिक्सचर का एफ आएगा N1F1 प्लस N2F2 अपॉन N1 प्लस N2। नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने बेटा, 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी, 3, इसके नंबर ऑफ मोल्स 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी, 5, टोटल मोल्स कितने, 3 बेटा, 6 और 5 11, 11/3 आ गया। ये थोड़ा मिक्सचर है, मिक्सचर का एफ आया है, गामा कितना होगा 1+2 अपॉन 11/3 बड़ा, दैट इज 11 + 6 बड़ा कितना हो गया 17/11। इस तरह से बड़ा गामा निकाल सकते हैं। ये वाला तरीका कब काम आएगा, जब सीपी और सीवी मिक्सचर के ना पूछो, सीधे गामा पूछा हो, तो बेटा उस केस में तुम थोड़े से टाइम लग जाएगा ना ऐसे यार, कि पहले सीपी निकालो मिक्सचर का, फिर सीवी निकालो, टाइम लग जाएगा, फिर डिवाइड करो। इससे छोटा 1+2 अपॉन एफ मिक्सचर कर दिया करो, और एफ मिक्सचर बेटा वैसे जैसे वेटेड एवरेज निकालते हैं N1F1 प्लस N2F2 अपॉन N1 प्लस N2, बड़े आराम से हमारा काम बन जाएगा। चलिए बच्चों, एक मैंने मोस्टली याद कराने वाली बातें याद करा दी हैं। ये सारी के सारी बेटा मैंने जो आपको बातें बताई हैं, ये आपके केमिस्ट्री के और फिजिक्स के बहुत सारे सवालों में काम आएगी, और मिक्सचर विक्सचर वाले सवाल बेटा केमिस्ट्री में भी होंगे, हो सकता है कि फिजिक्स की शीट में इक्का दुक्का ही हो, केमिस्ट्री में हो सकता है कि ज़्यादा हो, तो आप कर लेना है, ठीक है। एक बात और, हमने मेयर्स रिलेशन देखा, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, और Cp अपॉन Cv हमने लिखा गामा। अब हम इस Cp और Cv को R और गामा के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे, सिखाता हूं। Cp को मैं लिख सकता हूं गामा टाइम्स Cv, लिख सकता हूं ना। इस Cp को उठाओ और यहां पर टक दो, तो मेरे पास आ गया गामा टाइम्स Cv माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, और यहां से Cv की वैल्यू आ गई R अपॉन गामा माइनस 1। तो अगर आप चाहो तो Cv को इस एक्सप्रेशन में भी याद रख सकते हो कि Cv इज R अपॉन गामा माइनस 1, और इसी तरह से Cp अगर याद करना हो तो दैट इज गामा टाइम्स Cv, तो दैट इज गामा R अपॉन गामा माइनस 1। तो ये Cp और Cv लिखने की एक अलग स्टाइल भी है। याद रहे तो अच्छी बात है, ना याद रहे तो ऐसा नहीं कोई पहाड़ टूट पड़ा है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। बट फिर भी तुमने इस तरह का एक्सप्रेशन हो सकता है बड़ा बुक्स में, शीट में, किसी फॉर्मूले की बुकलेट में देखे हो, है ना। आगे चले, नेक्स्ट एक छोटी सी बात और, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अभी तक हम लोग इंटरनल एनर्जी काफी टाइम से इस फॉर्मूले से लिखते आ रहे हैं, डेल्टा यू इज F/2 NR डेल्टा टी। बढ़िया है, हमने सवाल भी निपटाए हैं और बड़े अच्छे से सवाल निपट भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऐसे कोई परेशानी नहीं आई। बट अब बच्चा सोचता है कि सर ये जो F/2 आ रहे हैं तो जाना पहचाना देखा दिखाया सा लग रहा है। हमें बिल्कुल लग रहा है। F/2 R तो आपका CV था, F/2 R तो आपका CV था। तो डेल्टा यू का एक अल्टरनेट फॉर्मूला और याद करना चाहो तो याद कर सकते हो कि दैट इज N, इसको मैं CV लिख दूं तो N CV डेल्टा टी। फेयर इनफ, ये एक और फॉर्मूला आ गया डेल्टा यू का, नया नहीं है, लिखने की स्टाइल चेंज हुई है। यू नहीं कि डेल्टा यू के नए फॉर्मूले आ गए, अबे नए कहाँ हैं, डेल्टा यू का ऐसे लिख दिया, नया थोड़ी आ गया, कॉन्सेप्ट नया थोड़ी हो गया, बस जो F/2 R था उसको CV लिख दिया, कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। अभी तो और स्टाइल मार सकते हैं अपन,
CV को लिख सकते हैं R अपॉन गामा माइनस 1। बेटा CV को हम क्या लिख सकते हैं, R अपॉन गामा माइनस 1। तो ले बेटा डेल्टा U का एक फॉर्मूला और आ गया है, NR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1। बेटा क्या, NR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1। ये बेटा एक डेल्टा U का और फॉर्मूला आ गया। तो ये मत सोचना कि यार ये कोई नए नए फॉर्मूले आ रहे हैं, बेटा लिखने के स्टाइल है। गामा के टर्म्स में ये, CV के टर्म्स में ये, और F के टर्म्स में। एंड वी नो दैट कि F/2R CV और R अपॉन गामा माइनस 1 एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ें नहीं है। हम लिख अलग अलग रहे हैं, चीज़ें तो एक ही है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं।